हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। और आप कैसे हैं? आप सब पढ़ाई तो जम के शुरू कर दीजिए, बोर्ड आने वाला है आप सबका। अभी ये डेट शायद मई से स्टार्ट होगा क्या पेपर, मई या अप्रैल, जब भी स्टार्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 या 3 महीने हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए जम से। जो कोई समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, जितना हो सकेगा, जितनी फैसिलिटी आपको ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा आपको दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि 2 प्लेन मिरर अगर रखे गए हैं, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था, पिछला वीडियो देखिएगा। अगर 2 प्लेन मिरर रखे गए हों तो हम आसानी से बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे रे डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। मैंने लास्ट में कहा था कि आज हम सेकंडों में बता देंगे कि कोई 2 प्लेन मिरर है तो उसके बीच कितने इमेज बनते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं ये फिर से उसी जोश उसी उत्साह के साथ। जो आप लोग का साथ चाहिए, जितना आप लोग का साथ रहेगा, जितने लोग जुड़ेंगे उतना मुझे ही मजा आएगा और आप लोग को तो फायदा होना ही होना है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि नंबर ऑफ इमेजेस 2 प्लेन मिरर बीच कितने बनेंगे रे डायग्राम के माध्यम से। आज मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप सेकंड में या मिनटों में जब भी बताना चाहें, कंपटीशन में आपको बताना हुआ 2 प्लेन मिरर के बीच अगर एंगल आ गया तो बताएंगे कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे आसानी से। देखिए क्या फार्मूला क्या है, किसका फार्मूला लिख रहा हूँ मैं कि 2 प्लेन मिरर के बीच कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। फार्मूला में लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए 360 डिग्री अपान थीटा बराबर n, ये आपका फार्मूला है। अब क्या कंडीशन हो सकती है, या तो आपका जो n निकालेंगे, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए जैसे प्लेन मिरर मैंने बताया, ये आपका 2 प्लेन मिरर है। एक आपका ये m1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं m2 मान लीजिए, और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है कोई, ये m2 के साथ 30 डिग्री बना रहा है और m1 के साथ 30 डिग्री, ठीक। अब आपको अगर बताना हुआ, बताइए इन दोनों प्लेन मिरर के बीच कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। कैसे बताएंगे आप लोग, रे डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं, जैसे पिछला बताया मैंने। अगर आपको मान लीजिए आप IIT का पेपर दे रहे हैं, नीट का पेपर दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऐसे फिगर बन के आ गया और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया गया बताइए इन दोनों प्लेन मिरर के बीच नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो आप तुरंत बताएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 360 बाई थीटा ये है, आप करेंगे क्या 360 डिग्री अपान थीटा कितना है, थीटा पूरा 60 डिग्री है, पूरा एंगल लेना है यहाँ से यहाँ तक, कितना है पूरा 60 डिग्री। ये आपका कितना आ गया 6, n कितना आया 6 आया। ध्यान समझते जाइए एक एक स्टेप। n क्या गया 6 आ गया। अब देखिए क्या कंडीशन, मैं n तो एक बार इवन भी हो सकता है या ऑड हो सकता है, तो पहले हम इवन को जान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 6 क्या है, सिर्फ का आपका इवन है। अगर नंबर आपका इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, आपके जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, जो एंगल बन रहा है, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब है, ध्यान सुनिए, अगर ये दोनों एंगल m1 के साथ भी 30 डिग्री बना रहा है और m2 के साथ भी अगर 30 डिग्री बना रहा है, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल रखा गया ऑब्जेक्ट। अगर ये 30 होता या 50 होता तो कहते हैं अनसिमेट्रिकल। अगर आपका ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकल रखा गया हो चाहे अनसिमेट्रिकल रखा गया हो, अगर आपका n इवन आ गया तो हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस आपके कितने बनेंगे n-1, कितने बनेंगे n-1। ध्यान दीजिएगा हमेशा। अगर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 360 डिग्री अपान थीटा किए, n देखेंगे n इवन है कि ऑड है, तो पहले मैं केस कौन सा लिया हूँ, इवन के लिए लिया हूँ, तो हम देख रहे हैं n इवन है। अब हम देखते हैं क्या आपका जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, वो क्या सिमेट्रिकल रखा गया है सिमेट्रिकल। मैंने बताया कि सिमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो m1 के साथ भी m2 के साथ भी सेम एंगल बनाए। अगर जो ऑब्जेक्ट ये आपका रखा गया है ये m1 के साथ m2 के साथ सेम एंगल बनाता है तो हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा गया है। अदरवाइज अगर m1 के साथ 30 डिग्री m2 के साथ कोई एंगल 60 डिग्री बनाता है तो हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है। लेकिन इस केस में जब भी आप n बराबर इवन आ जाए तो हमें इससे मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा गया अनसिमेट्रिकल, चाहे ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकल रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकल रखा हो, हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे n-1
1 बनेंगे। क्लियर हुआ, समझ गए? आप किसी के लिए अब हमें निकालना है, ये 6 आ गया। अब 6 हम देख रहे हैं इवन है। अब ये तो सिमट कर रखा गया है, कोई बात नहीं, अगर सिमट कर रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेज कितने बन जाएंगे? 6 - 1, 5 इमेज बनेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए, मान लीजिए हम इसको क्या कर देते हैं, 30 कर दिए, इसको हम 60 कर दिए। मान लीजिए इसको हम क्या कर दिए, 60 डिग्री बना दिए। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रे डायग्राम के माध्यम से, अगर आपके 2 प्लेन मिरर हैं, क्या है? अगर आपके 2 प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनते हैं। आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रे डायग्राम के माध्यम से बताया था। आप देखिए, ये 2 प्लेन मिरर मान लीजिए, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री 30 डिग्री रखा गया है तो मतलब पूरा एंगल कितने बन रहा है? 90 बन रहा है। मैंने 30 लिया था यहाँ से, तो आप इसको ऐसे करके बना लेते तो 30 हो जाता है। ये ऐसे जरूरी नहीं आप ऐसे लीजिए, 30 के लिए ऐसे लगते हैं, क्योंकि एंगल ऐसे ही बनता है 30 डिग्री का, और 90 ये है आपका। आप समझ सकते हैं, तो आप मैथ के अगर अच्छे जानकार हैं तो जहाँ समझ जाएंगे, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, मैंने 30 डिग्री लिया, इसको क्या लिए, 60 डिग्री लिया। अब देखिए पूरा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्या करेंगे, 360/90, 360 डिग्री अपान 90, कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अब देखेंगे 4 क्या है, 4 इवन है, और ये अनसिमेट्रिकल रखा गया है। मैंने क्या बताया, चाहे ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा हो चाहे सिमेट्रिकल रखा हो, हमेशा नंबर हमेशा कितने मिलेंगे? n-1। n-1 मतलब 4 - 1, कितना आगे? 3 में जाएगा। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में, अगर आप फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम है, अगर आप नीट का पेपर देते हैं या IIT का पेपर देते हैं, तो उसमें 100% है प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि अगर प्लेन मिरर के बीच एंगल बन रहे हैं, 2 प्लेन मिरर के बीच, कि नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे बताएंगे। ये किसके लिए था? इवन के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए n ऑड आ गया, क्या आ गया? n ऑड आ गया। ध्यान सुनिए, अब देखिए 360 डिग्री अपान थीटा बराबर n। मान लीजिए n क्या आ गया आपका? ऑड नंबर आ गया। देखिए अब इसमें क्या है, 2 केस, सिमेट्रिकल के लिए अलग नंबर ऑफ इमेजेस और अनसिमेट्रिकल के लिए अलग। सिमेट्रिकल और ये आपका क्या? अनसिमेट्रिकल। अगर आप 360 डिग्री केस सेकंड है, इसको केस सेकंड के नोट्स आपको मिल जाएगा। आप नोट्स की बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, कुछ दिनों में आपको नोट्स अपलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और समझने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो हमारा देखिए। तो सिमेट्रिकल के लिए इसमें क्या होता है, अगर 360 डिग्री बाई थीटा करते हैं, यह अगर आपका आड आता है, तो अगर सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? n-1 बनेंगे। ठीक, अगर अनसिमेट्रिकल रखा गया तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? n बनेंगे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका 2 प्लेन मिरर है, उसके बीच अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखकर ऑब्जेक्ट रखा गया है, n अगर आड आता है तब, n अगर इवन आता है तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों केस में n-1 इमेज बनते हैं। अगर n ऑड आ गया तो सिमेट्रिकल के लिए n-1 बनेगा, और अनसिमेट्रिकल के लिए कितने बनेगा? n बनेगा, n इमेजेस। क्लियर हुआ? किसी को कोई भी समस्या हो तो हमसे पूछ लीजिए कमेंट के माध्यम से, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है आपका आना। दिमाग पे नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका नंबर ऑफ इमेजेस मेड बाय 2 प्लेन मिरर। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम आगे चलते हैं। आपका हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर के बारे में। ध्यान समझिए, सुनिएगा। अब आपको मैं स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। जब भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर अभी बात करते हैं, क्या होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर,
इमेज फॉर्मेशन में उस वर्ड का बार बार यूज आएगा, तो सबसे पहले आपको हम उस टर्म से आपको परिचित कराएंगे। इसके बाद हम आगे उससे रिलेटेड जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा उसको हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को? स्फेरिकल मिरर। ध्यान सुनिएगा, स्फेरिकल कोई समस्या हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैं बात आप लोग को यही समझाता हूँ कि आप फिजिक्स को पढ़िए तो अपनी समस्याओं को अपने अंदर ही ना रखिए, उस समस्याओं को पूछिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार पूछिए, लेकिन जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक उस टॉपिक को छोड़कर आगे ना बढ़िए। फिजिक्स पढ़ने का फंडा यही है, जो चीज़ ना समझ में आए उसको पढ़िए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, अगर उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल हो तो तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ऐसे आपको फिजिक्स हिंदी या ज्योग्राफी या हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना है, इसीलिए फिजिक्स नहीं आती। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग उसको हिंदी की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज्योग्राफी की तरह सोचते हैं रट लेंगे, रटने से फिजिक्स नहीं आएगा। ठीक है, आप नंबर पा जाएंगे, अच्छा नंबर पा जाएंगे एग्जाम में, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन द फिजिक्स तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज बता दूं, जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसको मैंने अपने पहले वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सब बातें बाद में बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर देखिए क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कैसे बना, क्या हुआ, इससे बात करती है। आप देखिए, ये आपका क्या है? एक होलोस्फीयर है। आप लोग होलोस्फीयर बना लीजिएगा अच्छे से। यह आपका क्या होलोस्फीयर। जब भी हम एक होलोस्फीयर लेते हैं, अगर एक प्लेन से, कोई प्लेन है उसको हम कट कर देते हैं, एक होलोस्फीयर है आपका, उसको एक प्लेन है आपका, मान लीजिए ये तो मान लीजिए 2D है, 3D में अगर प्लेन कट करता है तो आपका मान लीजिए प्लेन आपका APB है, ये आपका प्लेन कर दिया। इस होलोस्फीयर से अगर हम एक प्लेन कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक ऐसा पार्ट मिलेगा। अगर यहाँ से कट कर दिए तो एक पार्ट हमें ऐसे मिलेगा। देख रहे हैं आप एक स्फीयर अपने घर लीजिए, मान लीजिए कुछ भी एक बॉल लेते हैं आप, इस बॉल को अगर आप प्लेन से, एक प्लेन हो, न्यूक्लियर प्लेन हो, उससे आप ऐसे कट करिए, आप देखेंगे अगर इधर से कट करेंगे हमें ये पार्ट मिलेगा, अगर आप दूसरे साइड से कट करते हैं तो हमें ऐसा पार्ट मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल सरफेस कहते हैं। जब भी होलोस्फीयर से अगर हम प्लेन से कट करते हैं, जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल सरफेस कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अगर उस स्फीयर को जो हमें प्राप्त हुआ है स्फेरिकल सरफेस, अगर उसको हम पॉलिशिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं किसी भी साइड, तो क्या हो जाता है? स्फेरिकल मिरर हो जाता है। अब पॉलिश किस साइड करते हैं, इस आधार पे हमें 2 मिरर प्राप्त होते हैं। एक का नाम है क्या? एक का नाम है कॉनकेव मिरर, और एक का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्लियर? एक कॉनकेव मिरर क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। एक होलोस्फीयर लिया, प्लेन से कट किया, वो क्या बन गया? स्फेरिकल सरफेस बन गया। अब स्फेरिकल सरफेस को हम किस साइड पॉलिश करते हैं, उस आधार पर हमरा दिए कि अगर उसकी पॉलिश आउटर साइड होती है, कहाँ पे होती है? आउटर साइड होती है। और रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? रिफ्लेक्टिव सरफेस, इनर सरफेस। ध्यान सुनिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। अगर आपकी जो कट करने पर जो हमें स्फेरिकल सरफेस प्राप्त हुआ है, अगर पॉलिशिंग आउटर साइड जो बल्क्ड साइड है वहां पे होती है, और आपका सरफेस जो रिफ्लेक्शन होता है ये इनर सरफेस होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉनकेव मिरर। दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? एक ही चीज रहना चाहिए दिमाग पे, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन इनर सरफेस होगा। ठीक, और अगर हम इसका इनर सरफेस पॉलिश कर दिए और इसके आउटर जो बल्क्ड सरफेस है, ये ऊपर देख रहे हैं थोड़ा मुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बल्क्ड सरफेस। तो आउटर बल्क्ड सरफेस का रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम क्या कर देंगे? कॉन्वेक्स मिरर कर देंगे। दिमाग में ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? कॉनकेव मिरर कहां से रिफ्लेक्शन होगा? इनर सरफेस से। कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस से। इतना तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन तब भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, उनको तो लगता है क्या पढ़ा रहे हैं, सब बहुत सिंपल चीजें, लेकिन होता है ऐसा, लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉनकेव मिरर में कहाँ रिफ्लेक्शन होना है, कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ रिफ्लेक्शन होता है।
अभी जब लेंस पढ़ाऊंगा ना तो आप दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, मिरर में, लेंस में। इसलिए कह रहे हैं कॉनकेव मिरर को ध्यान बैठा लो। कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस से क्या आपका रिफ्लेक्शन होगा और कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर? आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। अब हमको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे, उसका यूज हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन में करेंगे। ठीक है, उस बेसिक डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं? कॉनकेव मिरर। ध्यान सुनिएगा, मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, बहुत मजा आएगा। फिजिक्स आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा कि सोते जागते हमेशा आपको फिजिक्स से याद आएगा और सब चीजें भूल जाएंगे आप लोग। देखिए, अब सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर है। हम कॉनकेव मिरर को लेके ही सब आपको जो बेसिक टेक्नोलॉजी डेफिनेशंस हैं उसको बताएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है। ध्यान सुनिएगा। पहला क्या है पॉइंट? पोल क्या होता है? क्या? पोल। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या? पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिया है? कॉनकेव मिरर लिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो उनको लगता है कि पोल ये है, मिड पॉइंट ये है। ये मिड पॉइंट स्फेयर का मिड पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे जो होलो स्फेयर से जिससे मैंने कट किया मिरर, ये उसका मिड पॉइंट है। और ये पोल क्या है? आपका मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये मिरर का मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं। समझ गए? क्या हुआ? पोल, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब दूसरा क्या डिफिनेशन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन जो डिफिनेशन बता रहा हूं उसको दिमाग में एकदम रख लीजिए, क्योंकि आगे हम बार बार पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, बार बार यही सब चीजों को यूज करेंगे पूरे ऑप्टिक्स में। इसलिए कह रहा हूं इन सब चीजों को दिमाग में नोट कर लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कुछ नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर है। किसका सेंटर है? इस स्फेयर का, जिससे ये मिरर आपका बना हुआ है। इस पूरे स्फेयर का सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इस पूरे सेंटर स्फेयर का क्या है? सेंटर है। और मिरर क्या है? जिसका पार्ट है। क्या कह सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। क्लियर? क्या बताया मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इस पूरे स्फेयर का, जिस स्फेयर से मिरर कट के बना हुआ है, उस पूरे स्फेयर का पार्ट है, और जिसका मिरर उस स्फेयर का एक भाग है। इसको कैसे कहेंगे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमें लिखना है एग्जाम में? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। क्लियर हुआ? अब आगे पढ़ लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम सेम ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। वही चीज, ये इस स्फीयर का क्या है? रेडियस है, और मिरर जिसका पार्ट है। सिंपल सा है। ज्यादा टाइम में आगे बढ़ते हैं। आप क्या पढ़ें? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? बहुत अच्छा ये टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसको हम लोग 1000 बार क्या है? 1000 बार से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द रे ऑफ लाइट। क्या कहा मैंने? द रे ऑफ लाइट passes through center, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया मैंने। द रे ऑफ लाइट passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिमाग में नोट कर लीजिए। क्या मैंने बताया? ऐसी रेखाएं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास होती हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
मुख्य अक्ष कहते हैं हिंदी में इसको। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? द रे ऑफ लाइट विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ? आगे चलें। पांचवा डिफिनेशन, लीनियर अपर्चर क्या है? लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये पूरा डायमीटर जो है आपका स्फेरिकल मिरर का, इसको क्या कहते हैं? लीनियर अपर्चर। क्या है? ये जो पूरा अपर्चर देखिए स्फीयर का, पूरे स्फीयर से बना हुआ है। मैंने बार बताया कि मिरर आपका स्फीयर से बना हुआ है, तो जो इसका डायमीटर है, जो इसकी विड्थ है, ये उसको क्या कह देंगे हम लोग? लीनियर अपर्चर कर देंगे। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, क्लियर हो रहा है ना सबको? कोई समस्या हो आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई समस्या। देखिए रे ऑप्टिक्स में एक चीज बता दूं आप लोग को, रे ऑप्टिक्स में जब भी कोई भी डिफिनेशन लिखिएगा हमेशा रे डायग्राम बना के लिखिएगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का मतलब वही है, रे डायग्राम बनाएंगे तभी टीचर को समझ में आएगा। आप अगर लिख दिए कि प्रिंसिपल एक्सिस है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास किए, अगर 2 नंबर रहेगा, 1.5 नंबर रहेगा, 1 नंबर रहेगा तो आधा ही नंबर मिलेगा। रे डायग्राम बहुत जरूरी है, इस चीज को दिमाग को नोट कर लीजिए। बिना रे डायग्राम के ऑप्टिक्स अधूरा है। मैंने क्या बताया? प्रिंसिपल फोकस बात करते हैं। अगर रे ऑफ लाइट, क्या कर रहा हूं मैं? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल, मैं इसको रब कर दूं, इसके बाद अच्छे से बताता हूं, ध्यान सुनिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस एट ए पॉइंट। क्या मैंने कहा? रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं और यहाँ पे मिरर से मतलब आके स्ट्राइक करती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा मैंने? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस समांतर अगर रे ऑफ लाइट पास करती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से पास करेंगी उसी को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से प्रिंसिपल फोकस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ डिफिनेशंस मैंने आपको बताया। मेरे हिसाब से आप लोग को डिफिनेशंस के बारे में कोई अगर समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा। इस डिफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस डिफिनेशन को आगे हम आने वाले लेक्चर में बार बार इसको यूज करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस डिफिनेशन को आप लोग यूज कर लीजिएगा। आगे जो आपका है टॉपिक वो आपका है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उसको हम आपको अगले लेक्चर बात करेंगे, क्योंकि जब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताएंगे तो उसी के आगे हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आगे और लेक्चर में अगर आप दोनों साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन फिक्स है आना, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो क्या है? साइन कन्वेंशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपसे एक बार फिर कहते हैं, आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितने ज्यादा लोग देखेंगे ये आपको फ्री में दिया जा रहा है, वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। और पूरा जितना आपका सिलेबस है क्लास 12 के बच्चों के लिए पूरा आपको यूट्यूब पे डेली आपको वीडियो दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है आप लोग को। केवल आप लोगों का काम क्या है? आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है? और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन के चक्कर न पड़ें। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, फिर से आपके साथ कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।